Hello, all of you. Manvi Tyagi here. This is your day third and the final day of the chapter Money and Banking. आज आपका ये चैप्टर सम अप होने वाला है. तो आज के लिए आपका सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई. फंक्शंस ऑफ आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन आ जाता है बैंक ऑफ इशू का. देखिए, बैंक ऑफ इशू का क्या मतलब है कि किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास ही ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने देश की करेंसी को इशू करे. क्लियर. तो सेम इसी तरीके से हमारे इंडिया में भी जो सेंट्रल बैंक है यानी कि जो आरबीआई है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो यहाँ की करेंसी इशू करता है. कौन सी करेंसी इशू करता है? 2 रुपये या उससे ज़्यादा की करेंसी आरबीआई इशू करता है. और उससे कम की करेंसी कौन इशू करता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे अगर आपको पता है तो. क्लियर. तो इसीलिए सबसे पहला फंक्शन है इसका बैंक ऑफ इशू, यानी कि ये वो बैंक है जो करेंसी को इशू करता है. सेकेंड पॉइंट आपका आ जाता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. जिस तरीके से कमर्शियल बैंक्स पब्लिक के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट कराती है कमर्शियल बैंक्स के पास, सिमिलरली आरबीआई बैंक्स होते हैं किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए. इसीलिए आरबीआई एक बैंकर का रोल भी प्ले करता है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए. यानी कि आरबीआई में आप और मैं जाकर अपना खाता खुलवा नहीं सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं. इसीलिए सेकंड फंक्शन आरबीआई का क्या होता है? बैंकर टू दी गवर्नमेंट. थर्ड फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र. जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आरबीआई क्या होता है? हेड होता है सारे बैंक्स का. हेड होगा मतलब दादाजी है ये सारे बैंक्स का. अब जब दादाजी है तो दादाजी का ये काम होता है कि अपने सारे बच्चों को अच्छे से सुपरवाइज करे और अच्छे से मॉनिटर करे, उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और फिर मेक श्योर करे कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो सिमिलरली आरबीआई भी ये वाला फंक्शन अपना बहुत अच्छी तरीके से निभाता है. डी फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व और ऑफ इंटरनेशनल करेंसी. अभी जैसा मैंने बोला कि आरबीआई क्या है? दादाजी है. तो घर का जो हेड होता है, जो दादाजी होते हैं, उनके पास हम ये अथॉरिटी उन्हें देकर रखते हैं कि घर की जितनी भी कीमती चीज़ें हैं वो अपने पास संभाल कर रखें. तो इसी तरीके से आरबीआई को भी हमने ये जिम्मेदारी दे रखी है कि जितने भी नेशनल रिजर्व्स होते हैं या फिर इंटरनेशनल करेंसीज इंडिया के पास हैं वो अपने पास संभाल कर रखता है. ई पॉइंट आ जाता है लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट. लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि मुसीबत के वक्त में आखिरी सहारा. आप एक तरीके से मान लो कि कमर्शियल बैंक्स को कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब उन्हें बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ जाती है और उन्हें कोई भी फंड्स देने के लिए रेडी नहीं होता है. तो उस वक्त में वो आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के लगाकर उन्हें फंड्स प्रोवाइड करा देता है, उन्हें पैसे प्रोवाइड करा देता है. किन्हें? सेंट्रल बैंक प्रोवाइड कराता है कमर्शियल बैंक्स को. ठीक है, इसीलिए इसे नाम दिया है लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट. एफ पॉइंट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन. क्लियरिंग हाउस फंक्शन का क्या मतलब है कि जब क्या होता है कि कोई चेक हम डालते हैं बैंक में तो वो 2-3 दिन बाद क्लियर हो जाता है. इसी तरीके से पता नहीं कितने चेक रोज़ अलग अलग बैंक्स में जाते हैं, जिस वजह से बैंक्स के बीच में ना बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं और अल्टीमेटली इन सारी ट्रांजैक्शंस को कौन क्लियर करता है? आरबीआई क्लियर करता है. इसी वजह से हम इसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन आरबीआई का. क्लियर. लास्ट पॉइंट है क्रेडिट कंट्रोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरबीआई का. क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? यानी कि मार्केट में जितना भी पैसा जा रहा है उसे कंट्रोल करने का मेन फंक्शन जो करता है वो करता है हमारा आरबीआई. चलिए जी, अब बात कर लेते हैं हम अपने क्रेडिट कंट्रोल की कि क्रेडिट कंट्रोल करता कैसे है आरबीआई. जनरली ये करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं. पहला होता है आपके पास क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, जिसे हम जनरल कंट्रोल मेजर्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है आपके पास क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, जिसे आप स्पेसिफिक कंट्रोल ऑपरेशंस के नाम से भी जानते हैं. अगर हम पहले क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करें तो उसमें ए पॉइंट आपका आ जाता है बैंक रेट. बैंक रेट अब क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है आरबीआई से, ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक को जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए आरबीआई से तो उस पर आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उस रेट पर के इंटरेस्ट को हम नाम देते हैं बैंक रेट. क्लियर. अब रेपो रेट क्या होगा? रेपो रेट सेम बैंक रेट की तरह ही होता है, लेकिन जब कमर्शियल बैंक को पैसा शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए होता है और उस पर जो इंटरेस्ट देता है कमर्शियल बैंक आरबीआई को, उसे हम नाम देते हैं रेपो रेट का. ठीक है. फिर रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पर क्या होगा कि कमर्शियल बैंक अपना पैसा सबमिट कराएगा आरबीआई के पास और आरबीआई अब इसे
इसके बदले में इंटरेस्ट देगा। तो जब आरबीआई इंटरेस्ट देगा कमर्शियल बैंक को वो कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट, और जब कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट देंगे आरबीआई को तो वो कहलाएगा रेपो रेट शॉर्ट पीरियड के लिए। लॉन्ग पीरियड के लिए जब कमर्शियल बैंक देंगे इंटरेस्ट आरबीआई को तो वो कहलाएंगे बैंक रेट। क्लियर। सी पॉइंट आ जाता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि इसके अंदर आरबीआई गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हें या तो बेच देगा या खरीद लेगा। अगर क्रेडिट कंट्रोल करना है तो उस केस में आरबीआई इन सारी सिक्योरिटीज़ को बेच देता है, जिसके बदले में मार्केट से जो पैसा होता है वो सकआउट हो जाता है, वो आरबीआई के पास आ जाता है। ठीक है। डी पॉइंट है आपका सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर एंड एसएलआर हमने अभी पढ़ा तो हम इसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, बस आप ये जान लीजिए कि अगर क्रेडिट कंट्रोल करना है तो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा। मतलब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर क्रेडिट कंट्रोल करना है आरबीआई को तो सब रेट्स को बढ़ा देगा वो, और अगर मनी सर्कुलेट करनी है मार्केट के अंदर तो उस केस में क्या करेगा, सारे के सारे रेट्स कम कर देगा। क्लियर। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अगर मनी सर्कुलेट करनी है तो सारे के सारे रेट्स कम हो जाएंगे, अगर मनी को कंट्रोल करना है तो सारे रेट्स को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब बात कर लेते हैं हम क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल की। क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में जो पहला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है मोरल सुएजन का। इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई होता है वो आराम से प्यार से अपने लेटर्स या वार्निंग लेटर्स दे देता है कमर्शियल बैंक्स को कि भाई अब हमें अपना क्रेडिट कंट्रोल करना है, तो अब आप लोन्स नहीं देंगे आम पब्लिक को। ठीक है। बी आ जाता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट समझने से पहले कि ये होता क्या है, आपको सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए और 100 करोड़ के लोन के बदले में बैंक आपसे 120 करोड़ की सिक्योरिटी मांग रहा है। तो ये जो 20 करोड़ रुपीज़ एक्स्ट्रा मांग रहा है बैंक, इसे हम कहते हैं मार्जिन। क्लियर। अब जब क्रेडिट कंट्रोल करना है मार्केट के अंदर तो आरबीआई क्या करता है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए, अब 100 करोड़ के लोन के लिए आपको 150 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रखनी है बैंक के पास। तो इस केस में क्या होगा, आम जो पब्लिक होती है वो डिस्करेज हो जाती है लोन्स के प्रति और वो लोन्स लेना पसंद नहीं करती है, जिससे क्रेडिट कंट्रोल हो जाता है या फिर मनी सर्कुलेट होना कम कर देती है मार्केट के अंदर। सी पॉइंट है आपका क्रेडिट राशनिंग। एज सच अभी के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। क्रेडिट राशनिंग का मतलब है कि जब क्रेडिट ना देख कर दिया जाने लगता है कि मतलब कुछ चीज़ों पर क्रेडिट आपको बहुत ईजिली मिल जाता है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है, और दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको होम लोन चाहिए तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाएगा, आपको कार लोन चाहिए तो उसके लिए आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्रेडिट राशनिंग कर कर भी आरबीआई क्या कर लेता है, क्रेडिट को कंट्रोल कर लेता है अपनी मार्केट में। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। 3 दिन मैंने आपको बोला था और 3 दिन में ये चैप्टर का फुल रिवीजन मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स सेक्शन। थैंक यू सो मच।